सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ोगे ये सब आपके संस्कृत विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस को मैं समझा करके अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ करके यहाँ से जाएं और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करके आए। आपको पता है कि ये 25 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर के पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर आपको हर हाल में करना है। और संस्कृत विषय बहुत ही इजी है, खाली आसानी से आपको पढ़ना है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस पढ़ी हैं उन्हें पता है कि मैंने कितने इजी वे में सारी क्लासेस आप लोग को पढ़ाई है। संधि समास से लेकर के सारी चीजें आप लोग को हर एक विषय माहेश्वर सूत्र से लेकर के वर्णमाला, इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप, हर चीज मैंने आप लोग को पढ़ा दी है संस्कृत विषय में, गिनती भी, ताकि कोई भी चीज छूटे ना। आसानी से आप लोग सभी को तैयार करके बेहतर तरीके से जाएं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें होता है विवृत प्रयत्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पृष्ट प्रयत्न में का से लेकर के ग तक के समस्त वर्ण आते हैं, यानी कि का, खा, ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उ और य के उच्चारण में क्या समानता है? दोस्तों, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ आप बोल के देखो तो आप देखोगे कि इसका उच्चारण स्थान ओठ है, तथा प्रयत्न विवृत है, जबकि य का उच्चारण स्थान तालु तथा प्रयत्न ईषत् स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। दोस्तों, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण इस तरीके से आपको जस प्रत्याहार मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जिसमें हलंत लगा होता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो वर्ण है जिससे शुरू हुआ है उसको लेते हैं। तो ज, ब, ग, ड, द। तो यहाँ पर आप देखिए ज, ब, ग, ड, द। और बहुत अच्छे से मैंने आसानी से माहेश्वर सूत्र आप लोगों को समझाया है, याद करने की ट्रिक भी बताई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसीलिए हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हम कभी कभी हल संधि भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं कि हल संधि किसे कहते हैं? तो हम किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को। अच संधि स्वर संधि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि रेचि किसका सूत्र है? दोस्तों, वृद्धि रेचि वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है। तो वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है ये, आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन संधि कब होती है? व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर होती है। दोस्तों, व्यंजन संधि की परिभाषा इस तरीके से आप बता सकते हैं, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल अथवा व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनके आकार में कमी आ जाए तथा अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए, समास कहलाता है। जैसे माता पिता को हम पितरौ कहते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि समास का मतलब ही होता है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक पदों को इस तरीके से हम मिलाते हैं कि उनका आकार छोटा हो जाए, यानी कि वो देखने में संक्षेप लगे लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उनका अर्थ पूरा पूरा निकले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, समास के कितने भेद होते हैं? समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, इसके अलावा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये 6 का नाम आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टि से आपके। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके अलावा आजीवनम में भी आपको अव्ययी भाव समास ही मिलेगा, आजीवनम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारब्ध मुंत मजमाह
न परित्य जंत श्लोकांश का अर्थ बताइए। उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तम श्रेणी के पुरुष मतलब एक अच्छा इंसान, एक उत्तम श्रेणी का जो इंसान होता है, जो धीर पुरुष होता है, या आप कह सकते हैं जो वीर पुरुष होता है, वह विघ्नों के किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए कार्य में, अगर उसने कार्य को शुरू कर दिया है तो कार्य को वो पूरा किए बिना नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरीके से। और यहाँ पर पूछा है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति लिख देते हैं। प्रथमा विभक्ति, अब देखिए त्वम, युवाम, यूयम। दोस्तों युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में त्वम, युवाम, यूयम, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से सूत्र है, यहाँ पर कतुरिप्सी तत्मम कर्म, यह यहाँ पर ये संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्याम बुद्धिमान लड़का है। बहुत ही आसान है, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, तो श्याम बुद्धिमान बालकः अस्ति, या इस तरीके से हम श्यामः बुद्धिमान बालकः अस्ति भी लिख सकते हैं, और श्याम बुद्धिमान बालकः अस्ति ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्गों के पंचवर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्गों के पंचम वर्ण के मतलब का वर्ग में क्या आता है, अंगा आता है। च वर्ग में क्या आता है, इया आता है। इसके बाद ट वर्ग में अणा आता है, फिर त वर्ग में न आता है, प वर्ग में म आता है। तो ये जो पांचवें वर्ण है जो सभी वर्गों के, ये आते हैं माहेश्वर सूत्र के इयम गणनम में। तो यहाँ पर आप देखिए वर्ग के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं, तो इयम गणनम यही होते हैं, यही पांचों, ठीक है, इयम गणनम, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पितरौ शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पितरौ को माता च पिता च होता है, इसका समास विग्रह, और इसमें होता है द्वंद्व समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, या रा ला वा को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से आप लोग को बताया भी है, या रा ला वा क्या है, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो तालु से ई, दोस्तों यहाँ पर केवल छोटी ई दी है, बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान इसी से होता है। च, छ, ज, झ, इय, य और श, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लर्न कराया है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर इचु यशा नाम में ई, दोनों ई और च वर्ग पूरा, और इसके अलावा य और श, ये सब मिल करके बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर इय भी दिया हुआ है, लेकिन इय का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है। तो इय को छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जितने भी वर्ण, सबका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, याद रखिएगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचुयशा नाम तालु, लितुरसा नाम मूर्धा, इन सभी को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, त और थ का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो दोस्तों जो मैंने फार्मूला आपको बताया है उसमें ऋतुलसा नाम दंता, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ली का उच्चारण स्थान, इसके अलावा त, थ, द, ध का उच्चारण स्थान, और ल और स का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो यहाँ पर कंठ की जगह क्या रहेगा, दंत रहेगा। इसको आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दंत रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, स का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऋतुलसा नाम दंता। तो ली, इसके अलावा त, थ, द, ध, ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो यहाँ पर सा क्या होगा, सा का उच्चारण स्थान यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, दंत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, संधि किसे कहते हैं। दोस्तों दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं।
दो वर्णों के परस्पर मेल को भी हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है राम धन ईशा। दोस्तों यहाँ पर ये एग्जाम्पल गलत दिया है, राम धन ईशा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रमा धन ईशा। इस तरीके से होगा रमा धन ईशा, तो ये हो जाएगा रमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। और विद्या धन आलय विद्यालय, तो इस तरीके से दो वर्डों के परस्पर पास आने से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर संधि किसे कहते हैं? दोस्तों जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा है रमा धन ईशा, तो माँ में क्या है? आ है, ये भी स्वर है, और यहाँ पर बड़ी ई है, तो आ बड़ी ई, यहाँ पर ये दोनों क्या है? स्वर का स्वर से मेल हो रहा है ना। रमा में आ रहा, लास्ट वर्ड क्या है? आ है, और ईशा में पहला वर्ड क्या है? ई है। तो यही कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? स्वर संधि। जैसे कि रथ धन आरूढ़, रथा रूढ़। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के आदि या प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि बनती है। सिंपल तरीके से इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक धन ईसा वागीसा, यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर देखिए व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। फिर सत धन चित सचित, यहाँ पर भी व्यंजन है ये वर्ण और यहाँ पर ये स्वर, तो व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे छात्र धन तिष्ठति, यहाँ पर छात्र होगा छातिष्ठति। इसके अलावा इस तरीके से मनः धन रथ, तो ये हो गया मनोरथ। ठीक है, इसमें भी क्या है? विसर्ग संधि है। और यहाँ पर आप देखिए छात्र धन तिष्ठति, छात्र तिष्ठति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, एचो आय आय आवह किसका सूत्र है? दोस्तों यह अयादि स्वर संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक मातरम प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बालक माता को प्रणाम करता है। दोस्तों इसमें मातरम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नदीशु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। दोस्तों नदीशु में सप्तमी विभक्ति है, इसके अलावा कारक अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये इस सा में जब छोटा ऊ की मात्रा होती है तो यह सप्तमी विभक्ति होती है। ये ऑलरेडी जब मैंने आप लोग को शब्द रूप पढ़ाया था तो उसमें बताया था, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। दोस्तों जहां पर भी नमः स्वस्ति स्वाहा जहां पर भी आता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। मैंने पूरा कारक आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो लोग प्लीज कारक चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग के सिर्फ और सिर्फ डीएलएड एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि यूपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुपर टेट के लिए भी, क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में कारक से क्वेश्चन आता है। दोस्तों देखिए गुरुवे में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, आप लोग को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बलीम याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। दोस्तों बलीम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक एग्जाम्पल बताइए। तो अनुस्वार का इस तरीके से दोस्तों देखिए धर्मम धनचर धर्मंचर, और अनुनासिक का दिक धननाथ दिंगनाथ या दिग्नाथ भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए।
वाक धनमयम वांगमयम, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। दोस्तों परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है और इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार है। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो पर धन उपकार है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर समास विग्रह पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो इस तरीके से मातु, मात्रा, मातृणाम। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्रु सुन्ना धातु रूप के लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों को लिखिए। तो श्रीणति, श्रीणुतः और श्रीणवंती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पट धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो देखिए पट धातु सबसे इजी अगर कोई धातु है तो वह पट धातु है और आसानी से इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामा। इसके बाद लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यते, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामा। ये सब मैंने बहुत इजी वे में आप लोग को पढ़ना सिखाया है और याद करना भी। इसके बाद लंग लकार में आप देखिए, लंग लकार जैसे ही आप देखोगे भूतकाल में होता है ये, आप देखोगे सबके आगे आ मिलेगा, आपको सबके आगे आ मिलेगा। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसके बाद लोट लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इसके बाद विधिलिंग लकार या चाहिए के अर्थ में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ध्रुमा पाए अपादानम सूत्र किससे संबंधित दोस्तों? आप यहाँ पर आप देखिए, आपको पता चल ही गया होगा, ये अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति से संबंधित है। और पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अलग होने का बोध होता है। जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ते गिरे, जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अधिकरण कारक का सूत्र लिखिए। तो आधारो अधिकरणम। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर्ण कारक का सूत्र लिखिए। तो साधकतम कर्णम। जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या है, कलम। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्ता कारक का सूत्र लिखिए। तो स्वतंत्र कर्ता। क्वेश्चन नंबर 41 है, आधार कारक किसे कहा जाता है या अधिकरण कारक किसे कहा जाता है? दोस्तों अधिकरण कारक को ही आधार कारक की श्रेणी में रखा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अस्मद शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। दोस्तों जो अस्मद का शब्द रूप चलता है इसको ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया है। याद कैसे करना है ये भी बताया है मैंने दोस्तों। तो जो षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति में दोस्तों कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से शब्द रूप इसके आते हैं, एक लाइन से मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले आता है मम, मम या फिर में, ये हो गया एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति दो वचन में, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, यहाँ पर दोस्तों मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा अवयोह। क्या हो जाएगा, अवयोह या फिर नौ भी होता है। इसके अलावा जो बहुवचन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है अस्माकम, अस्माकम या फिर नह। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, मम अवयोह अस्माकम, यही होता है। एक वचन में मम, द्विवचन में अवयोह और बहुवचन में अस्माकम। तो यहाँ पर अवयोह बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, वारी शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। दोस्तों वारिड़ा यहाँ पर दिया हुआ, तो चलिए हम देखते हैं पंचमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पंचमी विभक्ति में वारिड़ा बिल्कुल सही है। पंचमी विभक्ति एक वचन में वारिड़ा, फिर द्विवचन में होता है वारिभ्याम और बहुवचन में वारिभ्य। ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया है क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राजा शब्द रूप भी बहुत ही आसानी से याद करने का तरीका भी मैंने आप लोग को बताया है। दोस्तों राजा शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा राजा नाम, राजा नम। इस तरीके से दोस्तों राजा नाम नहीं बल्कि राजा नम होगा, ठीक है, राजा नम।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रामम अभितः तड़ागा संति, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। दोस्तों अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा प्रत्योगे, द्वितीया चा, तो द्वितीय विभक्ति यानी कि यहाँ पर कर्म कारक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रामम में कर्म कारक होगा। जहां पर भी आपको इस तरीके के शब्द दिखेंगे, मैंने आप लोग को सभी कारक के सूत्र लिखवाए हैं और ये बताया है कि जहां पर भी ये इस तरीके से आएंगे वहां पर क्या होगा, किस तरीके से सूत्र के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सभी कारक होते हैं। और जो विभक्ति होती है, विभक्ति आप याद रखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस तरीके से कारक भी ऐसे ही बनता है। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लासेस में बताया है। दोस्तों आप लोग प्लीज क्लासेस को अटेंड कर लीजिए अगर आपको संस्कृत विषय में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहन कंदुकेन क्रीडति, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि राम कलम से लिखता है, या फिर राम ने रावण को बाण से मारा, जब किसी साधन से कोई कार्य होता है, जैसे बाण से मारने का कार्य हुआ, इसके अलावा पेन से लिखने का कार्य हुआ, तो यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, कंदुकेन यानी कि गेंद से खेलने का काम कर रहा है। तो खेलने का काम किससे हो रहा है, गेंद से हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए तृतीय विभक्ति में मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पर किसी साधन से कोई काम होता है, इसके अलावा जिसके अंग में कोई विकार होता है, जैसे कि सह कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए कंदुकेन में कर्ण कारक या तृतीय विभक्ति है। ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। चलिए देखते हैं। 1 से 51 तक हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों संख्याएं जो है 1 से लेकर के 51 तक की 2018 में, 2019 में पूछा है। 1 से 20 तक की पूछा है, यहाँ पर देखिए 11 से 20 तक पूछा है। आप लोगों को 1 से 51 तक और 1 से 100 तक याद रखना है। तो मैंने 1 से 100 तक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लें। 1 से लेकर के 100 तक मैंने पूरी संख्याओं का वीडियो बहुत ही आसान भाषा में याद करना सिखाया है। दोस्तों उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डिटेल में जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है, अगर इसमें बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने पूरी गिनती पढ़ाई है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 को हम एका, एकम, एकदा कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। 3 को हम त्रय, त्रिड़ी या तिस्त्र लिख सकते हैं। 5 को पंचम या पंच लिख सकते हैं। इसके अलावा एक, एकम, एकदा। 2 को हम कहते हैं द्वि, दो, द्वे। 3 को हम कहते हैं त्रय, त्रिड़ी, तिस्त्र। 4 को कहते हैं चत्वारा, चत्वारि या चतस्त्र। इसके बाद 5 को हम कहते हैं पंचम या पंच। 6 को हम कहते हैं षष्ठ या शश। 7 को कहते हैं सप्तम। 8 को कहते हैं अष्टम या अष्टव। 9 को कहते हैं नवम। 10 को कहते हैं दशम। 11 को कहते हैं एकादश। 12 को कहते हैं द्वादश या द्वादशा। 13 को त्रयोदश। 14 को चतुर्दश। 15 को पंचदश। अब आप देखिए 10 का मतलब कितना होता है, 10, इस तरीके से 10 हम लिखते हैं। और पंच मतलब 5, तो ये 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पर वही है 10 और 5, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पंचदश। फिर षोडश, फिर सप्तदश, 10 और 7 17 सप्तदश। फिर अष्टादश या अष्टदशा, तो यहाँ पर देखिए 10 और 8 18, तो इसको हम कहेंगे अष्टदश। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखिए 19 को हम कहते हैं नवदश, यानी कि 10 और 9 19 होता है। फिर एकोनविंशति, यानी कि 1 नहीं है 20 में। अगर 20 में 1 नहीं होगा, 20 में 1 कम होगा तो वो क्या होगा, 19 होगा ना। तो एकोनविंशति को क्या कहते हैं, 19 कहते हैं। 20 को कहते हैं विंशति। इसके बाद फिर 21 को हम कहते हैं एक विंशति। एकनो विंशति नहीं दोस्तों, बस केवल एक विंशति हम कहते हैं। एक विंशति मतलब 20, 1 21, कितना हो गया, 20 और 1 21, तो एक विंशति। फिर 22 को द्वा विंशति, यानी कि 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, तो विंशति, द्वा विंशति। फिर 23 में यहाँ पर आप देखिए त्रयो विंशति, यानी कि 3 और 20, 20 3 23, इस तरीके से। चतुर्विंशति, तो विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, तो 20 और 4 24। इसके बाद आगे देखेंगे पंचविंशति यानी कि 25, षड्विंशति यानी कि 26, सप्तविंशति यानी कि 27, अष्टविंशति यानी कि 28।
फिर है एकोन त्रिंशत, फिर यहाँ पर देखिए त्रिंशत, एकोन त्रिंशत यानी कि 30 में एक कम है, एक नहीं है। तो 30 में अगर एक नहीं है तो क्या होगा? 30 में अगर एक नहीं होगा तो क्या होगा? 29 ही तो होगा अगर एक कम होगा 30 में। त्रिंशत मतलब 30। फिर एक त्रिंशत मतलब त्रिंशत 30 और एक कितना हो गया? 31। फिर द्वात्रिंशत तो 30 और 2 32, इस तरीके से। इसके बाद आगे है 33, त्रस त्रिंशत, फिर 34 है चतुस्त्रिंशत, फिर इसके बाद है 35 पंचत्रिंशत, 36 है षड्त्रिंशत, 37 है सप्तत्रिंशत, 38 है अष्टत्रिंशत, 39 है नवत्रिंशत, 40 है चत्वारिंशत। इसके बाद यहाँ पर 41 नंबर है एक चत्वारिंशत, यानी कि चत्वारिंशत मतलब 40 और एक 41। फिर 42 को क्या कहेंगे? द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रयचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत दोस्तों यहाँ पर कहेंगे हम। तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि क्या रहेगा? इस तरीके से पंच, फिर चत्वारिंशत। बाकी सही है पीछे, बस यहाँ पर हमें आगे क्या जोड़ना है? यहाँ पर पंच, ठीक है, इस तरीके से पंच चत्वारिंशत। आगे बढ़ेंगे, फिर 46 है षड्चत्वारिंशत, 47 है सप्तचत्वारिंशत, 48 है अष्टचत्वारिंशत, 49 है एकोन पंचाशत, 50 है पंचाशत और 51 है एका पंचाशत। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने पूरा 51 तक देख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। बहुत ही इजी वे में दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोगों को पूरा लकार, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, समास, संधि, महेश्वर सूत्र, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, सब कुछ मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। अनुवाद करना, ताकि आसानी से आप लोग सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और अपने संस्कृत विषय की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा कर लें। तो गम धातु के सभी लकारों में वचनों के रूप लिखना है। तो देखिए गम मतलब जाना, धातु लट लकार। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके बाद लट लकार में, लिट लकार में, ये तो लट लकार हो गया वर्तमान काल। अब लिट लकार जो है ये भविष्य काल है। तो इसमें हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर तीनों पुरुष दिए हुए हैं, यहाँ पर वचन। तो प्रथम पुरुष में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यति और उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यावः गमिष्यावः गमिष्यामः। इसके बाद लंग लकार यानी कि भूतकाल में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। मैंने आपको बताया था जैसे कि भूतकाल आएगा उसमें आ जाता है, सभी में आ। अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। इसके बाद लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। दोस्तों इसके बाद विधिलिंग लकार में आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेतम गच्छेयु गच्छेम। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है। पिब तथा स्मरण धातु के सभी लकारों एवं वचनों में रूप लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पिब मतलब पीना। अब यहाँ पर देखिए लट लकार में पिबति पिबतः पिबंती, पिबसि पिबथः पिबत, पिबामि पिबावः पिबामा। इसके बाद आगे है लोट लकार में है। लोट लकार में आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत, पिबानि पिबावः पिबामा। इसके बाद लंग लकार है। यहाँ पर आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपिबत, अपिबताम, अपिबन। जैसे ही लंग लकार यानी कि भूतकाल आएगा आपको सब में आ दिखेगा। अपिबा, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। बहुत ही इजी में दोस्तों मैंने इसको लर्न करना बताया है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद विधिलिंग लकार है। तो यहाँ पर आप देखिए पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। इसके बाद लिट लकार यानी कि भविष्य काल में है। पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति,
पाश्यसि पाश्यथ पाश्यथ, पाश्यामि पाश्याव पाश्याम। सबसे आसान लिट लकार और लट लकार होता है, सबसे इजी होता है। इसके बाद लंग लकार होता है क्योंकि इसमें केवल अ जोड़ना होता है। फिर इसके बाद लोट लकार और फिर आता है विधिन लकार। तो ये भी बहुत इजी मैंने बताया है आप लोग को लर्न करना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो अका सवर्णे दीर्घ, यह दीर्घ संधि का सूत्र है। सभी के सूत्र मैंने बताए हैं जब मैंने आप लोग को संधि चैप्टर को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, स साकम समम सार्धम। स साकम समम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों स साकम समम सार्धम में होती है तृतीय विभक्ति। क्या होती है? तृतीय विभक्ति। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तृतीय विभक्ति कैसे होती है? स साकम समम सार्धम का अर्थ होता है साथ। जैसे कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए, यानी कि रामेण समम लक्ष्मणा गच्छति। इसके अलावा रविंद्र सुरेश के साथ जाता है, यानी कि रविंद्र सुरेशेण सह गच्छति। तो सह साकम समम सार्धम ये शब्द जिस भी सेंटेंस में आएंगे, जिस भी वाक्य में आएंगे, वहां पर क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगी। ये आपको लर्न करना है, रखना है। इसके अलावा तृतीय विभक्ति में और क्या आता है? एक सूत्र आपको मैंने और बताया था, इंगान विकार है। अभी मैंने आपको बताया है इंगान विकार, यानी कि अंग में अगर किसी प्रकार कोई विकार है, यानी कि कोई आंख से देख नहीं सकता है, कोई पैर से लंगड़ा है, इस तरीके से ये सब चीजें जिसमें भी जिस भी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार से कोई भी दोष होता है शारीरिक, तो वहां पर भी क्या आता है? तृतीय विभक्ति आती है। और जहां पर साधन का प्रयोग होता है, जैसे कि राम कलम से लिखता है, इसके अलावा राम ने रावण को बाण से मारा, इस तरीके के जो सेंटेंस है जहां पर किसी चीज की सहायता ली जाती है या साधन प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा तृतीय विभक्ति। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 52 है, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। बहुत ही अच्छा सूक्ति है और बहुत ही आसान है। यानी कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो न्याय के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो देखिए, धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। कितना आसान है। 21, विंशति, 20 और 1 21। तो विंशति मतलब 20 और 1 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास होता है? तो सप्ताध्यायी में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। 7 अध्यायों का समूह है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है, असमद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। दोस्तों असमद शब्द रूप में देखिए, अहम, आवाम, वयम, ये होती है प्रथमा विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, असमान। दोस्तों यहाँ पर होता है असमान, मां पर आ की मात्रा इस तरीके से, असमान। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीटली पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को संस्कृत विषय की सभी क्लासेस मैंने अवेलेबल करवाई है। संस्कृत विषय के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए, ताकि आप सभी लोग संस्कृत विषय में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आए और किसी भी प्रकार से डर या भय ना रहे आपके अंदर संस्कृत विषय को लेकर के, क्योंकि ये विषय सबसे आसान है। आज जो भी बच्चा इस विषय पर मेहनत कर देगा, अगर वो यूपी टेट, सुपर टेट में संस्कृत लेता है तो डेफिनेटली, अगर यूपी टेट में बच्चा संस्कृत लेता है तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। अगर आप यूपी टेट में संस्कृत नहीं भी लेते हो फिर भी 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का संस्कृत सुपर टेट में आता है, तो उसके लिए भी आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आज आपने संस्कृत में मेहनत कर ली तो यही मेहनत आपकी आगे भी चल के काम आएगी। तो संस्कृत विषय वैसे भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आप सभी को सुपर टेट देना है, आप सभी को शिक्षक बनना है, तो इसीलिए आपको संस्कृत विषय में मेहनत करनी ही करनी है। तो आप लोग को मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लोग यूपी टेट में भी संस्कृत ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप इतने मेहनत से आप संधि पढ़ रहे हो, समास पढ़ रहे हो, अनुवाद पढ़ रहे हो, इसके अलावा आप कारक विभक्ति पढ़ रहे हो, आप पूरा माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हो, उच्चारण स्थान पढ़ रहे हो, सारी चीजें आप संस्कृत की पढ़ रहे हो, पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो, शब्द रूप, धातु रूप सब याद कर रहे हो। तो यही सारी चीजें तो यूपी टेट में भी पूछी जाती है, यही सब सुपर टेट में भी पूछी जाती है, तो सब कुछ तो आप पढ़ रहे हो।
तो इस तरीके से आपकी तैयारी समझिए आपकी यूपी टेट की भी हो रही है साथ ही साथ। तो संस्कृत विषय में जो भी चीजें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और लगातार जितनी भी वीडियोस हम लेकर के आते हैं सभी को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय